हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एंड रियल। तो आज की टॉपिक की हम जो बात करने वाले हैं, इस टॉपिक में एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंटल के कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। ये इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाला है। अभी के लिए रिसेंटली इसकी एक मीटिंग होने वाली है, समिट होने वाला है, शिखर सम्मेलन होने वाला है और इंडिया, चाइना, रशिया की रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाने वाला है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कोई और नहीं बल्कि है ब्रिक्स। जी बिल्कुल, ब्रिक्स आप देख सकते हो फोटो में। यहाँ पर हमने ब्रिक्स के कंट्रीज़ के फ्लैग्स को दिखा रखा है। क्लियरली आप समझ सकते हो कौन सा फ्लैग किस कंट्री का है, उसको नाम और उसके कैपिटल लेटर से जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उससे अरेंज किया हुआ है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स में आते हैं कंट्रीज़ है 5। पहली है ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। देखो, खास बात यह है कि यदि आप ब्राज़ील की करेंसी देखोगे तो उसका नाम है ब्राज़ीलियन रियल, रशिया की करेंसी है रबल, इंडिया की करेंसी है रुपीज़, चाइना की रेनमिनबी जिसे युआन भी कहते हैं, और साउथ अफ्रीका की करेंसी है रंड। इन सब करेंसीज़ के जो सिंबल्स होते हैं वो हमने दिखा रखे हैं। जैसे रबल का है पी को काट के लिखना होता है, इंडिया के रुपीज़ का आप देखते हो, और चाइनीज़ का है वाई को काट के लिखना। साउथ अफ्रीका की रंड का कैपिटल आर है। और इन सब करेंसीज़ के जो फर्स्ट लेटर को देखा गया तो पता चला कि ये सारे के सारे करेंसीज़ के फर्स्ट लेटर आर से शुरू होते हैं। पांचों देशों की करेंसी का लेटर ही आर से शुरू होता है, इसलिए ब्रिक्स को दूसरा नाम दिया गया R5 ग्रुप। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है किस ऑर्गेनाइजेशन को R5 ग्रुप के नाम से जाना जाता है, तो वो है ब्रिक्स। इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना की बात करते हैं तो इनिशियली हम ये कहेंगे 16 जून 2009 को ब्रिक की स्थापना हुई। ब्रिक बिल्कुल सही, शुरुआत में ये ब्रिक था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर हुआ ये कि 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका को ज्वाइन कर लिया गया और फाइनली ये बन गया ब्रिक्स। ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। ब्राज़ील की ऑफिशियल लैंग्वेज हम जानते हैं पोर्टुगीज़ है, रशिया में रशियन बोली जाती है, इंडिया में हिंदी है, चाइना में चाइनीज़ है और साउथ अफ्रीका में इंग्लिश है। तो इन सभी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर यही ऑफिशियल लैंग्वेज है पाँचों देशों की, पाँचों लैंग्वेजेस। लीडरशिप की बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से कौन कौन से लीडर्स अभी प्रेजेंट में हैं। ब्राज़ील से है जेयर बोल्सोनारो, रशिया से है व्लादिमीर पुतिन, इंडिया से है नरेंद्र मोदी। आप इनकी फिक्स देख सकते हो, बहुत ही क्लियरली आप समझ सकते हो कौन कौन है। चाइना से शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका से हैं सिरिल रामाफोसा। इस पिक में हम देख सकते हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग, उनकी फ़ोटो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में है और रामाफोसा की राइट साइड के कॉर्नर में, इसलिए हम इन दोनों को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन कहाँ है। और इस फोटो में इन्होंने बता रखा है कि ये ब्रिक्स की 2019 की सम्मेलन में जो फ़ोटो खिंचवाई थी इन्होंने 2018-19 में, वो है यहाँ पर हम साथ साथ हैं वाला फॉर्मेट इन्होंने अपनाया है कि हम साथ साथ हैं, आगे बढ़ेंगे और अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे। हिस्ट्री की बात करते हैं कि ब्रिक्स बना कैसे, ब्रिक का आइडिया किसने दिया, कैसे ब्रिक की शुरुआत हुई और कैसे ये दुनिया के सामने आया। इसकी शुरुआत हुई थी एक मैगजीन से। देखिए, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में की गई थी 1869 में, 1869 में इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। इसके फाउंडर थे मार्कस गोल्डमैन सैक्स, जो कि जर्मन थे, बैंकर थे, जो जर्मनी के थे और बैंक अरेंज करते थे, जो लोगों के एसेट्स को मैनेज करना सिखाते थे, बैंक यूज करते थे, मतलब बैंक में ये काम नहीं करते थे, इनका ही बैंक हुआ करता था। तो ये बहुत ही बड़े एसेट मैनेजर के तौर पे जाने जाते थे। तो इनकी एक मैगजीन निकलती थी, उस मैगजीन का नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स। और एक बार ये हुआ कि बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स मैगजीन में ऐसा कहा गया कि यदि हम फैक्ट्स को देखें तो हमें पता चलता है कि यदि दुनिया के ये कुछ देश ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना साथ में आ जाए और ये साथ में मिलकर आपसी सहयोग मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन करें और एक दूसरे को बढ़ावा करें तो ये दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। और ऐसी इकोनॉमी बनेंगे जो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के ग्रुप्स को पीछे छोड़ सकती है और अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है। ऐसा उसने इस मैगजीन में रिप्रेजेंट किया गया।
ये मैगजीन है बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट। इसके फाउंडर हैं फाउंडर थे मार्कस गोल्डमैन। 1869 में इन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की, जो खुद जर्मनी के थे। अब बात करते हैं कि ये आया अभी 2001 में, बिल्कुल ये आया 2001 में इस मैगजीन में ये कहा गया था। लेकिन सवाल ये है कि ये आइडिया किसका था? तो भैया ये आइडिया है किसी और का नहीं, बल्कि भारत देश की एक बेटी का, इंडिया की एक बेटी जिसका नाम है रूपा पुरुषोत्तम। बिल्कुल रिसर्च असिस्टेंट थी गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट की रूपा पुरुषोत्तम, एक रिसर्च असिस्टेंट जिसके दिमाग में आइडिया आया कि ये फैक्ट्स को यदि हम सच में देखें और ब्रिक को लाया जाए साथ में तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। और उस समय जिम ओ'नील 2001 में एसेट मैनेजमेंट, जो गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरमैन थे। तो इसका पूरा क्रेडिट दिया गया जिम ओ'नील को कि ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आए? जिम ओ'नील। लेकिन रियल में ये आइडिया था रूपा पुरुषोत्तम का। आप फोटो में देख सकते हो मिस रूपा पुरुषोत्तम, इंडिया की बेटी जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देने का आइडिया सोचा। और दूसरे हैं जिम ओ'नील लेफ्ट साइड में, जो कि चेयरमैन थे, जिन्हें क्रेडिट मिला। स्पेसिफिकेशन, विशेषता की बात करते हैं कि ठीक है ब्रिक्स बन गया, ब्रिक्स में ऐसा कुछ है, तो ये खास बात क्या है? देखो ब्रिक्स की बहुत बड़ी खास बात है। ब्रिक्स यदि आप साथ में ले लो तो ये बनती है 3.1 बिलियन पॉपुलेशन, दुनिया की 3.1 बिलियन जनसंख्या, लगभग पूरी दुनिया का 41% वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि बहुत बड़ी बात है कि एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ 5 कंट्रीज हैं वो दुनिया की पूरी जनसंख्या का 41% बनता है। दूसरा है वर्ल्ड जीडीपी की बात सब जानते हैं, हर कंट्री की सारी वैल्यू जीडीपी से होती है। यदि हम बात करें नॉमिनल जीडीपी तो इसकी जीडीपी कंबाइंडली बनती है 18.6 ट्रिलियन, 18.6 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 10⁻12 होते हैं, तो 18.6 ट्रिलियन, जो कि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का लगभग 1/4 कह सकते हो, 23.3% बनता है, जो कि पूरी कंट्री का मतलब पूरी कंट्रीज़ को मिला ले तो उसका लगभग 1/4 है, सिर्फ 5 देशों के मिला के। और बात करते हैं वर्ल्ड जीडीपी PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं PPP को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेजिंग पावर पैरिटी PPP, वो है 32%। पूरे वर्ल्ड की 32% PPP बनती है, जीडीपी PPP बनती है, जो कि है लगभग 40.55 ट्रिलियंस। सवाल है जीडीपी तो आप सब जानते हो कि ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, वो जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। बट ये PPP क्या है? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है PPP, परचेजिंग पावर कैपेसिटी। इसका मतलब होता है कि आप कितना परचेज कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ गुड्स यू रियली कैन बाय, इसी कैपेबिलिटी को बोलते हैं PPP। इसका बेसिक सेंस यदि आप देखना चाहो तो उसको ऐसा समझ सकते हो कि मान लो 2 कंट्री है, हर कंट्री अपना अपना प्रोडक्शन कर रही है, ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन उनका हो रहा है उसी से जीडीपी डिसाइड होती है। लेकिन कंट्री की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना सारा गुड्स परचेज करने की कैपेबिलिटी रखती है, उसे हम PPP से देखते हैं। जैसे मान लो कि अमेरिका है, अमेरिका के पास है डॉलर्स में वो किसी चीज़ को परचेज करता है तो काफ़ी ज़्यादा वो परचेज कर सकता है। इंडिया के पास रुपीज़ है, इंडिया के रुपीज़ में उस बहुत सारी चीज़ों को परचेज करने के लिए बहुत हाई कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो ऑन दैट केस इंडिया इतना परचेज नहीं कर पाएगी। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि यूएसए की PPP ज़्यादा होनी है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू है, उसके डॉलर की वैल्यू है, वो बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकता है। और इंडिया की रुपीज़ की वैल्यू इतनी नहीं है, तो इतनी सारी चीज़ें परचेज नहीं कर सकता। तो कितना अमाउंट आप गुड्स का परचेज कर सकते हो, इसी बात को जीडीपी PPP बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य, पर्पज़ क्या रहे। भाई ये हमने बना दिया, जिम ओ'नील का, जैसे तो रूपा पुरुषोत्तम का था आइडिया, बट जिम ओ'नील को क्रेडिट देते हैं। तो मान लो जिम ओ'नील की बात कही, इन्होंने ब्रिक बना दिया। उद्देश्य क्या थे, क्यों बनाया हमने? तो उसका रीज़न था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। हम साथ में मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, इंडस्ट्री को और भी बेटर बनाएंगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज़्यादा मार्केट डेवलप करेंगे, और ज़्यादा बढ़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जैसे इंडिया को कोई न्यूक्लियर टेस्ट करना है या रशिया को कोई किसी तरह का हाइड्रो प्लांट बनाना है, तो उसमें इंडिया से वो मटेरियल मांग सकता है, हेल्प मांग सकता है, एक्सपर्ट मांग सकता है। यदि किसी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो भी ले सकता है।
आपने सुना होगा आजकल बायलैटरल एक्सरसाइज होती है नेवी की, एयरफोर्स की, तो ये एक तरह का कोऑपरेशन ही होता है, सहयोग होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, आपसे सहयोग कर रहा है, सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। ट्रेड, व्यापार, इंडिया और चाइना का ट्रेड तो आप जान सकते हो, आप सबके पास मोबाइल है, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सब इंडिया और चाइना के बीच के ट्रेड की ही बात है, व्यापार की बात है। इन्वेस्टमेंट, एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे मान लो कोई कंट्री है जैसे नेपाल है, उसको कोई प्लांट बनाना है, अब इंडिया है, इंडिया ने सोचा कि यार हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। लेकिन कोई भी इंसान किसी पे इन्वेस्टमेंट तब करता है जब उस पर भरोसा हो, जब वो अच्छा रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी रखता हो, या फिर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को पैसा कब देता है, जी यार इंसान अच्छा है दे देगा वापस, तो ऐसा ही इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर आप रिस्क लेने को तैयार हो क्योंकि आपको लगता है कि ये कंट्री रिपे कर सकती है। फूड सिक्योरिटी, देखो फूड सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फूड बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप ये बात जानना चाहते हो कि फूड कितना इम्पोर्टेंट है तो आपको नॉर्थ कोरिया में जाना चाहिए। नॉर्थ कोरिया के लोगों से पूछो कि फ़ूड की क्या अहमियत है, तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस है, वीट है, गेहूं है, चावल है, तो इन सब का क्या है कि कुछ कंट्री में बनता है, कुछ कंट्री खरीदती है, परचेजिंग होती है, आयात निर्यात होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है। तो फूड को अरेंज करो, मतलब 5 कंट्री मिलके कहती है कि यार कुछ भी करो, मक्का, चाइना, जो भी है, मतलब ये चावल है, दालें हैं, इन सबको एक साथ मिक्स करो, एक साथ यूज करो, मतलब हमेशा अरेंजमेंट करके रखना है कि हमें कभी भी पाँचों को ज़रूरत पड़े इधर उधर से कर लेंगे, लेकिन मदद करेंगे, कभी कमी नहीं होने देंगे। टूरिज़्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रशिया घूमना है, ब्रिक्स आपका साथ देगा क्योंकि ब्रिक्स में रशिया और इंडिया की अच्छी बनती भी है वैसे भी। तो टूरिज़्म का सेंस है कि इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इनमें टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। टूरिज़्म का सेंस सीधा वीज़ा से आता है। वीज़ा जितना आसानी से मिलेगा, जितना अच्छे से मिलेगा, टूरिज़्म उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि वीज़ा मिलने में यदि बहुत दिक्कतें आएगी तो ऑब्वियसली टूरिज़्म को बहुत नुकसान होने वाला है। तो यही होता है कि आपस में कंट्री यदि एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो वीज़ा बड़ी ईजीली मिल जाता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो चीज़ें करना बहुत आसान लगता है। कल्चर एक्सचेंज यही होता है कि जब मीटिंग्स होती है और जिस कंट्री के पास होस्टिंग होती है वो अपने कल्चरल प्रोग्राम शो करता है, तो हर कंट्री वाला दूसरी कंट्री के कल्चरल प्रोग्राम को देख पाता है, सीख पाता है, कुछ अच्छा देख पाता है। अब शिखर सम्मेलन की बात करें तो देखो यहाँ पर ब्रिक्स की काफ़ी सारी शिखर सम्मेलन हुए हैं। 16 जून 2009 को पहली बार स्थापना हुई, तब पहला शिखर सम्मेलन हुआ, फर्स्ट समिट हुई येकातेरिनबर्ग रशिया में। ये याद रखना, येकातेरिनबर्ग रशिया में। यहाँ पर बात की गई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की, कि हम फाइनेंशियली कैसे स्टेबल रहें और इकोनॉमिकली कैसे अच्छे रहें। इससे रिलेट करते जितने भी इश्यूज हैं उनको हम आपस में डिस्कस करेंगे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी सम्मेलन जो हुई, सेकेंड समिट जो हुई 15 अप्रैल 2010 को हुई, ये ब्राज़ील में हुई। यहाँ पर सोचा गया कि यार ठीक है हमने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने, लेकिन कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी आप बनाओ और दूसरा बनाओ थिंक टैंक। अब थिंक टैंक क्या होता है? थिंक टैंक क्या है? कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जाता है हर कंट्री से जो एक्सपर्ट होते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमी में इकोनॉमी एक्सपर्ट होंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होंगे, कुछ लोग बैंकर भी होते हैं उनमें से जो बैंक में बड़ी बड़ी पोस्ट पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इंटरनेशनल एडवाइज़र हैं। तो कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और ये लोग असिस्ट करेंगे ब्रिक्स के ऑर्गेनाइजेशन को ताकि ये आगे किस तरह से काम करे, क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कौन से मुद्दे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सबको देखने, समझने और समझाने का काम जो रहेगा वो थिंक टैंक करेगा। ऐसे लोगों का समूह सोचने का काम करेंगे, बिल्कुल उसे कहा गया थिंक टैंक। दूसरा था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी। इसका मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी, हर कंट्री की एक बहुत बड़ी समस्या है नेशनल सिक्योरिटी। वो अपनी कंट्री को अच्छे से सिक्योर बना के रखे इंटरनेशनली, नेशनली। तो इस सिक्योरिटी का जो इशू है उसको भी सोल्व करने से या कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं उस मुद्दे को एक्सप्लेन करें, अच्छे से डिस्कस किया जाए या सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाए। उसके लिए जो लोग असिस्ट करेंगे उन लोगों के समूह को बनाया गया एडवाइजरी के तौर पे। फिर बात करते हैं थर्ड समिट की। देखो थर्ड समिट से पहले हमने बात करी थी कि 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका ने कहा कि ठीक है सर ब्रिक्स में हम आ रहे हैं, हम ब्रिक्स में आ रहे हैं। लेकिन ये समिट तो हो ही नहीं ना भाई। 24 दिसंबर 2010 को उसने साइन किया पर्सनली, बट ये समिट में नहीं हुआ था।
तो वो 2010 की समिट तो अटेंड नहीं कर पाया था, क्योंकि वो तो 15 अप्रैल को ही ख़त्म हो गई थी। तो फिर अगले 14 अप्रैल जो कि तीसरी समिट 2011 को थी, तब पहली बार साउथ अफ्रीका ने अटेंडेंस दर्ज की कि भैया अब हमारी पहली मीटिंग हो गई है। तो पहली समिट साउथ अफ्रीका ने कब दर्ज की? 2011 में, 14 अप्रैल 2011 को। फिर फोर्थ समिट की बात करते हैं, चौथा शिखर सम्मेलन। देखिए ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बार ये 29 मार्च 29 मार्च 2012 29 मार्च 2012 को हुआ। ये इंडिया में हुआ, बड़ी बात। और इंडिया ने यहाँ पर कहा कि यार ऐसा करो, अपना बैंक बनाओ। हम ब्रिक्स वालों का एक अपना बैंक होना चाहिए, बिल्कुल जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF भी एक बैंक ही है, वैसे ही हमारे लोगों का लिए, हम ब्रिक्स वाले 5 देश हैं, हमारे लिए एक बैंक बनाओ। देखो क्या है, वर्ल्ड बैंक देगा उनको जो बहुत ज़्यादा अच्छे खासी कंडीशन में, IMF देगा जो बहुत गरीब है। अरे तो बीच वालों का क्या? तो बीच में हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और बहुत बुरे भी नहीं है, उनका क्या? तो उनके लिए हम सरेंगे। फिर हम में से किसी को चाहिए तो हम आपस में भी लेन देन कर लेंगे। तो इंडिया ने कहा कि एक बैंक बनाया जाए, जिसका नाम दिया इंडिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऐसा बैंक जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो डेवलप करेगा नए तरीके से। और ये आइडिया इंडिया ने दिया। तो एक सवाल यही बन जाता है कि न्यू डेवलपमेंट की स्थापना का आइडिया दिया किसने? ये इंडिया ने दिया, जब इंडिया में हमें 29 मार्च 2012 को इंडिया में ये समिट का होस्ट किया गया। फिर आती है 5th समिट, जो कि हुई है 2013 में साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर बात की गई है CRA, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, CRA, और $100 बिलियन को इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पर कहा कि चलो थिंक टैंक सेमिनार भी बनाएंगे, हम बना दिया फाइनली। और बिजनेस काउंसिल, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को भी यहाँ बना दिया गया। थिंक टैंक सेमिनार की बात जैसा कि हमने पिछली वाली स्लाइड में की थी कि थिंक टैंक सेमिनार जो था उसका आइडिया आया था 2nd समिट में कि यार बनाओ थिंक टैंक सेमिनार बनाओ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बनाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, मान लिया तुम्हारी बात। 2013 में उन्होंने बना दी कि अब थिंक टैंक सेमिनार भी है, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल भी है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी भी है। साथ में CRA भी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि NDA का आइडिया आ चुका था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाना है, इंडिया ने कहा है। तो क्या करे कि एक अरेंजमेंट भी तो होना चाहिए, बजट भी तो होना चाहिए। तो CRA, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट किया गया, $100 बिलियन इसमें इंट्रोड्यूस किए गए। CRA वैसे है क्या? देखो बहुत सिंपल शब्दों में समझे तो ये एक इमरजेंसी फंड है। ऐसा है कि ये 5 देशों का एक इमरजेंसी फंड है। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का कंडीशन होगा तब इसको यूज किया जाएगा। इसको कैसे यूज किया जाएगा, इसके लिए भी इन्होंने अपने कुछ लॉ बनाए, लॉ कह सकते हो कि इनकी कुछ गाइडलाइंस भी बोल सकते हो, तो वैसे बनाए। तो उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी फंड है और उसको इमरजेंसी में ही यूज करना है। तो CRA इंट्रोड्यूस किया गया कि $100 बिलियन का CRA हमारे पास। ब्रिक्स की 6th समिट की बात करें तो 16 जुलाई 2014 को ब्रिक्स की 6ठी समिट हुई, 6th समिट हुई, 6ठा शिखर सम्मेलन हुआ। ये ब्राज़ील के फोर्टालीजा शहर में हुआ। यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कर दी गई। इंडिया वालों से कहा गया कि भाई इंडिया वालों, तुम्हारी बात हमने मान ली, मिठाई बांटो। 2012 में तुमने कहा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाना है, तो हमने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक बना दिया है। 7th समिट की बात करें तो 15 अक्टूबर 2015 को रशिया में SCO एंड EAU की एक कंबाइंड मीटिंग हुई। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनवा रखा है। यदि आप में से किसी ने नहीं देखा तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में बताया गया है। और दूसरा है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की एक कंबाइंड मीटिंग कराई गई। 8th समिट 15 अक्टूबर 2016 को हुई, ये इंडिया ने की। इसकी होस्ट इंडिया रही है, दिल्ली से इसे होस्ट किया गया। यहाँ पर बिम्स्टेक की मीटिंग हुई। बिम्स्टेक फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बिम्स्टेक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, एक लिंक ऑर्गेनाइजेशन है। देखो बेसिक शब्दों में समझे तो बिम्स्टेक क्या चीज़ है। एशिया में साउथ वाला पार्ट, मतलब साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, इन दोनों को लिंक करने का काम करता है बिम्स्टेक। साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका, और साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं म्यांमार और थाईलैंड, इन दोनों कंट्रीज़ को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कर रहा है बिम्स्टेक।
नाइन समिट में 3 सितंबर 2017 को 9 समिट हुई, चाइना में की गई। यहाँ पर EMDCD की बात हुई, इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज डायलॉग। इसका सीधा सीधा है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसका मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रो करता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट की सिचुएशन में आते हैं, डेवलप्ड कंट्री बनते हैं। तो उनकी जो मार्केट्स हैं उनमें हम इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें किस तरह से सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, इस चीज़ को लेकर के इन्होंने डिस्कशन किया। 10 समिट की बात करें, 10वीं समिट जो हुई 25 जुलाई 2018 को साउथ अफ्रीका में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की बात की गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 से पहले हम जान लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 क्या चीज़ है। देखो 1.0 की बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं ब्रिटिश। 16वीं शताब्दी के अंत तक यदि हम जाएं तो ब्रिटेन ने अपने कई सारे प्रोडक्ट बनाए, जैसे कपड़े बनाए या कुछ भी तरह के प्रोडक्ट्स बनाए, और उन प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेचा। और जहाँ जहाँ वो जाते, कंपनीज पहुँचती, वहाँ पर गुलाम बनाते, कॉलोनी करते, वो सब करते। उस वक्त ब्रिटेन को कहा गया वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का कहा गया कि ये दुनिया का कारखाना बन चुका है। तो इस सब को यही, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 में ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा गया। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया कि दुनिया का कारखाना किसे कहा गया, तो वो है ब्रिटेन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 की बात करें तो यहाँ पर मशीनीकरण आ चुका था, मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। अब मशीनों से काम चलने लगा, लोग हाथों से काम नहीं करते, मशीनीकरण आया, औद्योगिक क्रांति आई। यूरोप की औद्योगिक क्रांति उस वक्त की सबसे फेमस क्रांति है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 में क्या हुआ कि लोगों ने लिविंग को बेहतर बनाया, पर्सनल लिविंग को बेहतर बनाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, इंडस्ट्री बनाई, बड़े बड़े प्लांट बनाए, ये सब बनाया ताकि चीज़ें बहुत बेटर बनेंगे, बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर बनाए। ये सब रेवोल्यूशन 3.0 में आता है। और जो रेवोल्यूशन 4.0 है वो है IT सेक्टर से रिलेट करता। आज के टाइम पे पूरी दुनिया इंटरनेट पे है, हर चीज़ इंटरनेट पे है, यहाँ तक कि समिट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाई है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आयरन मैन मूवी में आपने जार्विस देखा होगा, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेसिक एग्जांपल है जिसे दिखाया गया है वर्चुअली। इसके अलावा रोबोटिक्स की यहाँ बात की गई, रोबोटिक्स को कैसे बेटर बनाया जा सके। रोबोट्स आज के टाइम में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल फील्ड को देख लो, या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को, मोबाइल फ़ोन्स के प्रोडक्शन को देख लो, किसी भी चीज़ को लेकर के आज के टाइम पे रोबोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो उस चीज़ को बेटर बनाना, अपडेट करना, इससे रिलेट करते हुए मुद्दों पे चर्चा की गई। 11 समिट 13 नवंबर 2019 को हुई, ब्राज़ील में हुई। यहाँ पर ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन पे साइन करवाया गया। कहा गया कि ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन होगा, इसमें सबको साइन करने हैं। क्या है ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन, ये हम आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। 12 समिट हुई 17 नवंबर 2020 को सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। यहाँ पर SCO की मीटिंग हुई, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल मीटिंग हुई। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर रशिया ने सबको होस्ट किया। 12 समिट आपने वीडियो देखी, ग्लिम्स देखी कि रशिया यहाँ पर मीटिंग को होस्ट कर रहा है। इसकी थीम जो रखी गई वो रखी गई ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये 13 समिट रखी 9 सितंबर 2021 को इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करने वाला है। और इसकी थीम रहेगी इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। 13 समिट 9 सितंबर 2021 को होने वाली है, रिसेंटली होने ही वाली है, और इंडिया इसको होस्ट करेगा। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, NDB की। आप सबको पता है कि 2012 में इंडिया ने इसका आइडिया दिया था कि भैया अपना खुद का बैंक बनाओ, न्यू डेवलपमेंट बैंक हम नाम दे रहे हैं, चलाओ उसको। फिर 15 जुलाई 2014 को ऑफिशियली NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश कर दिया गया ब्राज़ील के फोर्टालेजा शहर में। हेडक्वार्टर इसका रखा गया है संघाई, चाइना। अच्छा खासा सिटी है। पहले प्रेसिडेंट के नाम था KV कामथ। KV कामथ बहुत ही रेपुटेड पर्सन थे। ये कर्नाटका के रहने वाले हैं और इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ICICI बैंक में ये नॉन CEO की पोस्ट पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी। यदि हम हाल ही की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट हैं मैक्रोस ट्रोयोजो, और ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं।
न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो पैसे की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, भाई बैंक है तो पैसा तो होगा ना, पैसे की बात तो होनी है। तो कैपिटल जो है वो $100 बिलियन, उसको 1 मिलियन हिस्सों में बांटा गया और 100,000 या फिर $1,00,000 पर स्टेक बनता है। जो कंट्री जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर रखेगी उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, डिसीजन मेकिंग में, इन्वेस्टमेंट प्लान में उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। आगे बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट के पर्पस की। क्या है न्यू डेवलपमेंट के उद्देश्य? पहला है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, स्पेशली इरिगेशन। जितने भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ या वो कंट्रीज जिनको कृषि एग्रीकल्चर को बेटर बनाना है, सिंचाई करवानी है, तो उन सबको सिंचाई के उपकरण उपलब्ध करवाने, सिंचाई को बेहतर तरीके से करने के लिए जो भी एडवांस तरीके हैं, चाहे वो ड्रॉप मेथड हो या फिर आपका ड्रॉपलेट मेथड हो या फिर किसी तरह का मेथड हो, उन सबको एप्लीकेबल बनाने और उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम बैंक लोन देने को तैयार हैं। न्यू डेवलपमेंट रेडी है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखो सीधी सी बात है, हाँ, जब कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड होती है तो किसी ना किसी तरह से भी देख लो आप मेगा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, चाहे वो बड़े बड़े एयरपोर्ट हो, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हो, ब्रिज ओवर ब्रिज हो या मल्टी सेक्टर ब्रिज हो, रिवर ब्रिज हो या हाईवे ब्रिज हो या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत बेटर करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे पैसा चाहिए होता है। तो एनडीबी इसके लिए तैयार है। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट की बात सिटी को स्मार्ट बनाने की होती है, तो यहाँ पर हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा लगता है, डेवलपमेंट करना होता है, तो एक बड़े अमाउंट में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का शुरुआत लेकर ही ये बनाया गया है, तो उसकी बात तो करना जरूरत है ही नहीं। तो एनडीबी को सबसे पहले बनाने का उद्देश्य यहाँ पर इंडिया का ये था कि सर ऐसा करो कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो उनको देता है जो बहुत गरीब है, वर्ल्ड बैंक उनको देता है जो बहुत अमीर है, तो बीच वालों को कौन देगा? तो बीच वालों को हम देंगे। एनडीबी ने कहा जो भी लोग हैं जो बहुत गरीब नहीं हैं, बहुत अमीर नहीं हैं, मिडिल लेवल के हैं, मिडिल क्लास हैं, उनको हम पैसा देंगे। ये था एक बेसिक आइडिया एनडीबी को बनने का। बात करते हैं ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन की। 11 समिट जो हुई ब्राज़ील के अंदर 2019 में ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन पे साइन करवाए गए। बेसिक कंडीशन ये है कि ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है जिससे मान लो कि 4 दोस्त साथ में मिले, उन्होंने कोई चीज़ शुरू की और किसी ने किसी बात पे कोई ना कोई बहस हो गई, किसी बात पर अनबन हो गई या फिर 2 लोग किसी बात को लेकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सहमत नहीं हो रहे, तो उस केस में होता है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, विवाद होते हैं, उनको सुलझाने का कुछ तरीका ढूंढना पड़ता है। और देशों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, चाहे बॉर्डर का इश्यू हो या किसी तरह के ट्रेड का इश्यू हो या टैक्सेशन का इश्यू हो या किसी तरह का टूरिज्म का इश्यू हो, उन सबको लेकर के कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो 2 देशों में पर्सनल इशू आने से एक पूरे ब्रिक्स को नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए उन्होंने ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन पे साइन करा है। इसका मतलब यह है कि जो भी इशू आएंगे उन्हें आप पीसफुल तरीके से सेटल करोगे। आप यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करोगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशों को बुलाया, मीटिंग कराई और वहाँ पर उन्होंने विचार विमर्श करके, डिस्कशन करके ढंग से एक चार्टर बनाया। वो चार्टर एक तरह से आप कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक संविधान है, जहाँ पर चीज़ों को करने का एक तरीका बता रखा है। जैसे देश का संविधान होता है जिसके थ्रू जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसीजन देती है, बिल्कुल वैसे ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, वो भी उसी चार्टर को फॉलो करते हुए डिसीजन देती है। तो उन्होंने कहा कि यदि किसी तरह का डिस्प्यूट आता है तो हम ICJ को अप्रोच करेंगे, हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर्स को फॉलो करेंगे और शांति से बैठ करके बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे। किसी तरह की कोई वॉर को नहीं होगी, किसी तरह का कोई ऐसा नहीं होगा जिससे किसी तरह ब्रिक्स को तोड़ना पड़े या किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ 5 देशों का है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।